नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। खानदानी जज और स्पेशल ट्रीटमेंट स्पेशल लोगों के लिए, स्पेशल बेल स्पेशल लोगों के लिए, ये ऐसा चल रहा है जुडिशरी के अंदर बेल की सेटिंग, जमानत का खेल, जो लगता है कि अब विस्फोटक स्थिति पर पहुंच जाएगा। क्योंकि जिस तरीके का रवैया इन जजों का है उससे ये पता चलने लगा है कि जिस एलीट सोसाइटी से होकर ये जज बनते हैं, इनके पिता जज, कुछ के दादाजी जज और आगे इनके बेटे भी जज बनने की तैयारी में हैं, तो ऐसे जो कॉलेजियम सिस्टम से उत्पन्न जज हैं, कॉलेजियम सिस्टम से नियुक्त किए गए जज हैं, वो स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं बड़े लोगों को देखकर। और इसके पीछे एक और बड़ी वजह होती है, क्योंकि इन लोगों की पढ़ाई लिखाई जो होती है वो बड़े लॉ कॉलेज में होती है, ऑक्सफोर्ड में जाकर पढ़ेंगे और वहीं से निकले हुए कई ऐसे वकील होते हैं जिनकी वकालत बढ़िया चल गई तो वो जजशिप के लिए कभी भी अप्लाई ही नहीं करते हैं, और अगर जजशिप ऑफर किया गया तो वो भी उसे रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनको जज बनाने के लिए ये भेजा गया और जज बनने से उन्होंने इनकार कर दिया। कुछ तो ऐसे भी हैं जो जज बने लेकिन एडिशनल जज बनने के बाद पूर्णकालिक जज नहीं बने, 2-3 महीनों के लिए जज बनकर फिर से उन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया ताकि उनकी वकालत की दुकान बेहतर तरीके से चलता रहे। और ऐसा ही देखने को मिला है। आप देखिए इन जजों की कुंडली खोलकर कि कौन है ये सुप्रीम कोर्ट के जज जिनको स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। और उसमें अभी जो केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने वाले 2 जज हैं, और दोनों जज की कुंडली खोलकर देखेंगे तो 1-2 नहीं बल्कि 3-3 पीढ़ियों से ये जज ही बने हुए हैं। इनके बेटे भी जज बनने की तैयारी ही कर रहे हैं। और उसमें एक जज हैं संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्त। इन दोनों के बेंच पर सुनवाई चल रही है अरविंद केजरीवाल की। और इन 2 जजों ने पिछली बार भी अंतरिम जमानत दिया था। उस समय क्या कहा था? लोकतंत्र खतरे में हो जाएगा अगर चुनाव से पहले लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार नहीं हुआ, यानी कि सारी पार्टियों को समान तरीके से अगर चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया गया तो लोकतंत्र खतरे में हो जाएगा। ये लोकतंत्र को खतरे में बताने वाली बात तो ये विपक्षी पार्टी के नेताओं का है। ये लोग मंचों पर चढ़कर बार बार कहते हैं हिंदुस्तान में लोकतंत्र खतरे में है। और अब सुप्रीम कोर्ट में भी जज साहब यही कहने लगे, अगर ऐसा नहीं हुआ लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। अगर किसी पार्टी को मौका नहीं दिया गया, अगर उस पार्टी के किसी नेता ने बड़े घोटाले किए हैं फिर भी उसे उस समय जेल से बाहर करो, किसी ने मर्डर किया है उसको भी जेल से बाहर कर दो, उसके लिए अलग ट्रीटमेंट की क्या जरूरत है? क्योंकि हिंदुस्तान में इकोनॉमिक ऑफेंस, आर्थिक अपराध को जिस तरीके से देखा जाता है वो तरीका दुनिया में किसी और जगह पर नहीं है। यहां सुप्रीम कोर्ट में भी आर्थिक अपराध पर अलग अलग नजरिया होता है। कभी इसी आर्थिक अपराध को लेकर, घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों ने कहा था कि ये तो मर्डर से भी ज्यादा खतरनाक अपराध है। अगर किसी की हत्या की जाती है तो उससे प्रभावित होने वाले केवल उसके परिवार होते हैं, लेकिन जिस तरीके से सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला किया जाता है उससे तो हजारों लाखों परिवार प्रभावित होते हैं, गरीब परिवार प्रभावित होते हैं, सरकार के संसाधन, देश के संसाधन प्रभावित होते हैं और उससे पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को इसका परिणाम भुगतना पड़ता है क्योंकि देश पिछड़ते जाता है। लेकिन आज इन लोगों के लिए परिभाषा बदल गई है कि ये इकोनॉमिक ऑफेंस जितने होते हैं, आर्थिक अपराध हैं, घपले घोटाले हो रहे हैं, एक सामान्य चीजें हैं। ये राजनीतिक बदले की भावना से भी ग्रसित हो सकता है, ऐसा तो परसेप्शन इन विपक्षी पार्टी के नेताओं ने बनाया और सुप्रीम कोर्ट में भी यह बात चल गई। इसलिए जस्टिस दीपांकर दत्त
और जस्टिस संजीव खन्ना पिछले दिनों जब अंतरिम जमानत 21 दिन के लिए अरविंद केजरीवाल को दिए थे तो उस समय भी हंगामा हुआ था, बवाल मचा था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही चर्चा होने लगी थी, वकीलों के बीच और जजों के बीच भी, कि इस तरीके से अगर अंतरिम जमानत दी जाती रही, इस तरीके से अगर व्यवहार किया जाता रहा कि कानून के मखौल उड़ाने जैसे टिप्पणी किए जाते रहे, तो फिर जुडिशरी की शाख, जजों की शाख दांव पर लग जाएगी। और उस समय तो गृह मंत्री अमित शाह से जब पूछा गया था तो उन्होंने भी कह दिया था कि ये स्पेशल ट्रीटमेंट है, व्यक्ति को देखकर यह फैसला दिया गया है, ऐसा लोग कह रहे हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। इसका मतलब है कि चूंकि गृह मंत्री खुद नहीं कह सकते थे तो उन्होंने ऐसा लोग कह रहे हैं कि बात कही। लेकिन इसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठा दिया कि देखिए गृह मंत्री कैसे ऐसी बातें बोल रहे हैं जजों के खिलाफ, लेकिन इन जजों को तो खुद ही पता था कि हमने गलती कर दी है। तो फिर इन्होंने कहा कि हम इस तरीके की आलोचना को बर्दाश्त कर लेंगे और अगर हमसे कोई भूल हुई है तो फिर भूल का सुधार भी हम ही कर लेंगे। थोड़े समय तक तो इन लोगों ने भूल का सुधार किया और जब अरविंद केजरीवाल ने फिर से जमानत की अवधि खत्म होने के बाद 1 जून को फिर से एक याचिका दायर की कि हमें 7 दिन की मोहलत चाहिए, तो उसे नामंजूर कर दिया गया। लेकिन धीरे धीरे जून से जुलाई आते गया और फिर इन लोगों के मेमोरी में अलग तरीके की धारणा चलने लगी कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, 3-3 महीना 4-4 महीना से हिरासत में किसी को नहीं रखा जा सकता है। और इस बार क्या तर्क दिया? इस बार तर्क दिया गया कि जीवन जीने, स्वतंत्रता का, जीवन का अधिकार एक पवित्रतम काम है और इस पुण्य काम को करना चाहिए, चाहे वो सामने वाला कितना भी पापी क्यों न हो। इनको यही लगता है ये पुण्य काम कर लेते हैं और इसलिए जीवन और स्वतंत्रता की बात करके फिर से केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी। और जमानत देने के लिए क्या तर्क दिए गए? 90 दिन से ज्यादा समय से इन्हें हिरासत में रखा गया है। कोई लॉजिक तो नहीं है इस बात का कि जमानत दी जानी चाहिए, लेकिन फिर भी देंगे ये, क्योंकि इन्होंने जो फैसला दिया है वो बिन मांगे है। ये उसी तरीके का है जो एक खरीदार जाता है किसी दुकान पे और वहां मूंगफली मांगता है और उसे बादाम दे दिया जाता है कि लो भाई बादाम लो, हमारे पास अभी मूंगफली नहीं है। अगर मूंगफली नहीं है तो मूंगफली की तरह ही कुछ देना चाहिए, ये उससे 10 गुना दाम वाले क्यों दे रहे हो? जज साहब यही करने लगे हैं। केजरीवाल जो याचिका दायर की थी वो याचिका तो इस बात के लिए थी कि उनके गिरफ्तार जो किया गया है वो कानूनी है या गैर कानूनी है। लेकिन जब ये पिछले दिनों भी इसी बात पे चर्चा हो रही थी और सुनवाई के दौरान ही अंतरिम जमानत दे दी गई और इस बार भी उन्हें इसी आधार पर अंतरिम जमानत दे दी गई और ये कह दिया गया ये बड़ा क्लिष्ट सवाल है कि ये लीगल है या इलीगल है। इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? इसके लिए एक बड़ी बेंच बनाई जानी चाहिए, क्योंकि हम 2 लोग फैसला करने के लिए तैयार नहीं है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि फैसला करें या ना करें, इसलिए और जजों की जरूरत इसके लिए होगा। यह संवैधानिक प्रश्न खड़ा हो गया है इसके ऊपर। लेकिन अगर यही एक लाइन का फैसला देना था तो फिर अरविंद केजरीवाल की जमानत के पर या फिर अरविंद केजरीवाल की हिरासत को लेकर या फिर अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी को लेकर जो सुनवाइयां चल रही है अलग अलग अदालतों में, और आपके पास यानी सुप्रीम कोर्ट के पास जो मसला चल रहा था उसमें आपने क्या किया? आपने 17 मई से फैसला को सुरक्षित रख लिया और उसके बाद जून गुजर गए, जुलाई आ गया। क्या लगभग 2 महीना तक आपको यह सोचने के लिए समय चाहिए था कि इसे बड़ी बेंच को सुपुर्द कर दी जाए और इस बीच फैसला सुरक्षित के समय में आप यही सोचते रहे कि कैसे अरविंद केजरीवाल को बाहर निकाल दिया जाए? बाहर निकालने के लिए तो अभी मुश्किलें, सीबीआई भी है, लेकिन फिर भी आपने ईडी के मामले में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, इतना आसान नहीं है जमानत मिलना। जमानत तो न्याय बिंदु ने भी दिया था अरविंद केजरीवाल को, लेकिन हाई कोर्ट ने सीधे नकार दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में न्यायिक हिरासत को लेकर अंतरिम जमानत दे दी बिना मांगे कि आप जाइए। ईडी के मामले में आप बहुत दिन से अंदर हैं, 90 दिन से ज्यादा हो गया, आपको बाहर जाना चाहिए। ये सारे फैसले हैं
जितने फैसले हैं उन सब जजों के बारे में देखिए। सुप्रीम कोर्ट में अभी जितने जज हैं उनकी कुंडली तलाशी जा रही है, देखा जा रहा है कि कौन कौन कैसे हैं। जैसे जस्टिस संजीव खन्ना, ये कहां से आते हैं? जस्टिस संजीव खन्ना के पिता जस्टिस देवराज खन्ना थे, ये दिल्ली हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे। और जस्टिस संजीव खन्ना जो अभी हैं वो भी दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया करते थे, वकालत किया करते थे। अब वकालत इनकी कितनी चलती थी ये तो यही बात से निर्धारित होता है कि कुछ समय के बाद इनको जज बनने का दिल्ली हाई कोर्ट में मौका मिला, ये जज बन गए। मौका क्या मिला? मौका दिया गया, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले KTS तुलसी, इंदिरा जयसिंह, यहां तक कि कपिल सिब्बल, अरुण जेटली या अभी अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील हैं जिनको कभी भी चाहे तो जज बन सकते हैं। इन लोगों ने तो जज बनने की नहीं सोची, क्योंकि जजों की जो 1 साल की पेमेंट है वो तो इनको एक केस से मिल जाता है। उतने पैसे, इतने रुतबे, राज्यसभा के सदस्यता, तो फिर ये जज क्यों बनेंगे? उन वकीलों के लिए ये दिक्कत होती है जिनकी वकालत चलती अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी जज बनने के मौके होते हैं, क्योंकि उनके पिता भी जज है। उसी तरीके से ये देखिए जस्टिस दीपांकर दत्त, ये भी कलकत्ता हाईकोर्ट में प्रैक्टिस किया करते थे, वहां के बार एसोसिएशन से जुड़े थे। और इनके पिता कौन? सलील कुमार दत्त, वो भी कलकत्ता हाईकोर्ट के जज। और ऐसे में इनको मौका मिलना ही था, मौका मिल गया, ये कलकत्ता हाईकोर्ट में जज बन गए। और उसके बाद कई हाईकोर्ट से गुजरता हुआ सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए, क्योंकि इनके ब्रदर इन लॉ अमिताभ राय वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे। और ऐसे नहीं है कि ये 2 जजों की बात है, जितने कई ऐसे जज हैं जिनके पिता भी जज रहा करते थे और वो अब भी जज हैं। जस्टिस नागरत्ना के भी पिता सुप्रीम कोर्ट के ही चीफ जस्टिस थे। यहां तक कि अभी जो CJI हैं चंद्रचूड़ साहब, उनके पिता भी सुप्रीम कोर्ट के CJI थे और इनके बेटा भी अब जज बनने की तैयारी कर रहा है। वकालत में तो अभी तक नाम नहीं हुआ, लेकिन अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर संवैधानिक सवाल उठाते हैं और पिछले दिनों वायर के प्लेटफॉर्म पर जाकर वहां बड़ी बड़ी बातें करते नजर आए, मीडिया में चर्चित हुए, ताकि अब कॉलेजियम से उन्हें भी नियुक्त किया जाए। जब CJI चंद्रचूड़ रिटायर हो जाए तो फिर उनका नंबर 2 साल 4 साल के बाद कहीं किसी हाई कोर्ट में जज के तौर पर दे दिया जाएगा, क्योंकि कॉलेजियम में बैठे हुए जज तो एक दूसरे के बच्चे के लिए बिल्कुल सिद्ध का काम करते हैं कि और कोई दुकान नहीं चल रही, चलो जज बन जाओ। वकालत चल रही होती तो ये लोग जज नहीं बनते। ये स्थितियां अभी है, इसलिए इनकी कुंडली तैयार की जा रही है। और खानदानी जजों के नियुक्ति के ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात भी चल रही है कि जिस तरीके से ये एलीट सोसाइटी से आए हुए ये जज अपने पिता के बाद खुद जज बनते हैं, अपने बेटे के लिए भी जजशिप तैयार करके जाते हैं। और इन लोगों ने जिस तरीके के न्यायपालिका का कानूनों का मखौल उड़ाया है, उससे तो अब कॉलेजियम पर खतरा मंडरा रहा है। कॉलेजियम को खत्म किया जाना चाहिए, इन खानदानी जजों की नियुक्ति पर बैन लगाई जानी चाहिए और उसके बाद NJAC लाना चाहिए, ताकि उन लोगों को मौका मिले जो कि टैलेंटेड है लेकिन जज ऐसे नहीं बन पा रहे क्योंकि उनके पिता, उनके भाई, उनके साला, उसके बहनोई कोई जज नहीं है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। उन प्रतिभाशाली लोगों को भी मौका मिलेगा जब इन खानदानी जजों की नियुक्ति पर बैन लगेगा, कॉलेजियम खत्म होगा, NJAC लागू होगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।